तो बच्चों अब आपका दूसरा चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपका जो है पूरा वन शॉट क्लियर करने वाला हूँ। तो सभी बच्चे जो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जो भी शंका है सारी शंका की लंका को एकदम आग लगा दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे एसिड। एसिड क्या होता है, व्हाट इज एसिड। तो एसिड के बारे में जो है कई कई कंसेप्ट दिया गया, लेकिन हम लोग के जो सिलेबस में पढ़ना है वो आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ना है, यानी हमको आर्हेनियस एसिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आर्हेनियस एसिड। आर्हेनियस एसिड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अगर कोई कंपाउंड है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई कंपाउंड है आपके पास तो उसको क्या करना है, पानी में डाल देना। पानी वाला टंकी है ना घर में, उसमें डाल दीजिए। अगर वो पानी में जाते ही गड़गड़ा के एकदम H+ आयन दे रहा है, क्या दे रहा है, H+ आयन रिलीज कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो उस सब्सटेंस को क्या घोषित कर देना है, एसिड घोषित कर देना है। क्या घोषित करना है, एसिड घोषित करना है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ द कंपाउंड विच गिव्स H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में हमको क्या देना चाहिए, H+ आयन रिलीज करेगा तो उसको क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। जैसे HCl को जब एक्वस में यानी पानी में डालेंगे तो H+ आयन रिलीज करेगा। तो द एबिलिटी टू गिव H+ आयन ये किसके अंदर होता है, एसिड के अंदर होता है। तो एसिड है वैसा सब्सटेंस, वैसा कंपाउंड जो H+ आयन अपने एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो यानी एक्वस यानी वाटर का होना जरूरी है, बिना पानी के एसिड अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, इस बात को याद रखना। अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं एसिड का कुछ। तो पहला प्रॉपर्टी इट इज सोर इन टेस्ट। एसिड जो होता है खट्टा होता है, कैसा होता है, खट्टा। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड का दूसरा प्रॉपर्टी फिजिकल याद रखना कि ब्लू लिटमस को वो रेड में चेंज कर देता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। तीसरा प्रॉपर्टी इट इज करोजिव इन नेचर, मतलब ये खतरनाक होता है। अगर किसी स्किन पे गिर जाए तो स्किन को जला सकता है। अगर किसी मेटल के कंटेनर में इसको रखेंगे तो मेटल से रिएक्ट करके उसको गला देगा। इसके अंदर गलाने और जलाने की क्षमता होती है। क्या होती है, गलाने और जलाने की क्षमता। तो ये करोजिव नेचर का होता है, इसीलिए कहा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा था व्हाई एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, बिकॉज इट इज नॉट स्टोर्ड बिकॉज इट इज करोजिव इन नेचर, इसको याद रखना। नेक्स्ट, इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारा एसिड होता है जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है जब किसी सब्सटेंस का कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन पानी में डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ पॉइंट इसको याद रखना, अभी जो बताया था, एसिड डू नॉट शो इट्स बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। बिना पानी के एसिड एसिड नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ठीक है। ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड। तो याद रखना है, जैसे बोल दे कि सब कंपाउंड में हाइड्रोजन है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड नहीं है। क्यों, कि एसिड होने के लिए एबिलिटी टू गिव H+ आयन, H+ आयन रिलीज करना जरूरी है। तो ग्लूकोज अल्कोहल के पास हाइड्रोजन है, लेकिन ये H+ आयन रिलीज नहीं करता, हाइड्रोजन देता नहीं है, डिसोसिएट नहीं होता। इसीलिए ग्लूकोज अल्कोहल के पास हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो है, लेकिन ये एसिड नहीं है, इस बात को याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक कंसेप्ट आता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी क्या बताया कि एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है, लेकिन ये H+ आयन जो होता है हाईली अनस्टेबल है, तो ये अकेला नहीं रखता है। ये क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोनियम आयंस में। तो इस बात को याद रखना है। तो अनस्टेबल होता है H+, तो H2O से कंबाइन करके H3O+ बना देता है। फिर अगला हम लोग देखेंगे, बोलता है कि जो एसिड और बेस होता है इसमें क्या प्रॉपर्टी कॉमन होता है, सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, दोनों में क्या यकसानियत है। तो कहा जाता है द एबिलिटी टू डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, यानी एसिड और बेस दोनों में अगर देखेंगे तो एसिड भी अपने आयंस में टूटता है और बेस भी अपने आयंस में टूटता है। एसिड H+ आयन देता है और बेस OH- आयन देता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है दोनों एसिड और बेस में क्या है, कॉमन है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जैसे हम लोग जो पियते हैं पीओ बिस्लरी, तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, जबकि रेन वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों, तो डिस्टिल्ड वाटर में कंडक्ट करने का कारण यानी कंडक्ट नहीं करने का कारण है उसमें फ्री आयंस एब्सेंट होता है, क्योंकि एसिड बेस सॉल्ट ऐसे जैसे ये कंपाउंड प्रेजेंट नहीं रहते उसमें, तो उसमें आयंस फ्री नहीं होता है, ठीक है। जबकि जो रेन वाटर होता है ना, बारिश बरसे छम छम छम, तो रेन वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, फ्री आयंस, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वाटर से मिलकर क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये फ्री आयंस इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए ये कंडक्ट करता है रेन वाटर, जबकि डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। आगे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स, ऐसे कई टाइप्स होता है एसिड का, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे, तो देखिए दो तरह के इंसान है आपके पास, समझिएगा ध्यान से। दो इंसान है,
दो एक मान लेते हैं भिखारी आया उसको मांगने के लिए, तो दोनों पड़ोसी हैं, पहले वाले के भी घर गया, दूसरे वाले के भी घर गया, दोनों मांगने के लिए, ठीक है। तो पहले वाले ने क्या किया, देखा, पैसा निकाला, 500, 1000, 2000, 3000 पॉकेट में रखा, फिर 5 रुपया निकाल के दे दिया, बहुत समय लगाया। तो इसने क्या किया, दिया तो, दान तो किया, ठीक है, लेकिन बहुत समय लगाया और बहुत कम दिया, पार्शियली जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, वीक इंसान, मतलब इसके अंदर जो दान करने का जो है, दानी जो कहेंगे, लेकिन ये बहुत कमज़ोर कहेंगे, ठीक है ना, कमज़ोर दानी। और दूसरा इंसान के पास जब गया, उसका पड़ोसी, तो उसके पास जब गया तो क्या हो भाई, देखा कि पैसा, देखा 50 रुपया है, जा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। तो ये 50 रुपया जो था उसके पास दे दिया, मतलब कंप्लीटली दे दिया, कंप्लीटली टूट गया। तो मतलब कि क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब पूरा दानी है, एकदम अच्छा दानी है ना। तो उसी तरह से स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है अपने आयंस में, यानी H+ आयन पूरी तरह से टूटे, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ये सब। जबकि जो वीक एसिड होता है वो पार्शियली डिसोसिएट, मतलब पूरी तरह से नहीं टूटता है, थोड़ा देगा, थोड़ा अपने पास रखेगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे वीक एसिड, यानी पार्शियली डिसोसिएट होकर स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन देगा, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड हो गया आपका, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। ये डबल एरो बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अगर पीछे भी जा सकते हैं, इसको इक्विलिब्रियम वाला हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इस बात को आपको यहाँ तक याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ और टाइप्स देते हैं एसिड और बेस एसिड का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक और मिनरल्स, यानी सोर्स के हिसाब से एसिड हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है उसके हिसाब से ऑर्गेनिक और मिनरल दो तरह के एसिड। अगर एसिड हमें नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, यानी प्लांट और एनिमल से, तो उसको कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड, यानी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, यानी जितनी खाने पीने में जो एसिड होता है वो जनरली ऑर्गेनिक होता है। और ये वीक एसिड होता है, कैसा होता है, वीक एसिड, इसको याद रखना है, ठीक है। एसेशन रीजन में पूछ देगा, तो ध्यान से याद रखिएगा हर एक पॉइंट को। मिनरल एसिड क्या होता है, एसिड ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्स, यानी आर्टिफिशियल सोर्स मतलब इसको लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और इसका कुछ एग्जांपल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, याद रखना, क्योंकि लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बनाया जाता है तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ एक्सेप्शन है, दैट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये एक मिनरल एसिड लेकिन एक वीक है, तो इसको याद रखना है सर्टेन रीजन के लिए कि कौन ऐसा एसिड है, बोल देगा कि कार्बोनिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग या वीक, तो याद रखना ये क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग, क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, याद रखना। अगला है कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट, ये कोई टाइप्स नहीं है, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर पे कि एसिड में वाटर कितना प्रेजेंट है। तो कंसेंट्रेटेड मतलब क्या होगा कि वैसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट काफ़ी कम होगा और हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में क्या होगा, एसिड प्रेजेंट होगा, इसको याद रखना। दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट मतलब जैसे दल्लू का दूध, तो डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा और लेस परसेंटेज ऑफ एसिड होगा, यानी वाटर की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी और एसिड का परसेंटेज क्या होगा इसमें, कम होगा, डाइल्यूट एसिड उसको कहेंगे। और फिर एक सवाल आता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यानी एसिड को डाइल्यूट यानी पतला कैसे किया जाए। तो याद रखना है, दो ऑप्शन है हमारे पास, क्या ऑप्शन है, एक तो हम ले लेते हैं कंटेनर जिसमें एसिड पहले से प्रेजेंट है और उसमें पानी डालते हैं ऊपर से, और दूसरा तरीका है कि पहले कंटेनर में वाटर ले लें, उसमें एसिड डालें ऊपर से, तो ज़्यादा बेहतर है दूसरा तरीका, यानी कंटेनर में लेना वाटर और ऐड करना उसमें एसिड। तो वही लिखा है, क्यों ऐसा है तो समझिए, एडिंग एसिड इन वाटर नॉट वाटर इन एसिड, एसिड को पानी में डालना, यानी कंटेनर है उसमें पानी प्रेजेंट है, उसमें ऊपर से क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, दिस इज़ द राइट वे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो इसके कारण ये अगर हम लोग अपोजिट करते हैं, यहाँ पे एसिड लेते हैं और यहाँ पे वाटर, तो वाटर स्टीम के फॉर्म में चेंज होगा, रिएक्शन की वजह से हाई हीट रिलीज होगा और हमारी स्किन वगैरह पे जो गिर सकता है और एसिड बर्न हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, एडिंग एसिड इन वाटर, ठीक है। सो द हीट इज एब्जॉर्ब बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि जब हम लोग एसिड को पानी डालेंगे तो हीट रिएक्शन तो होगा, हीट रिलीज होगा, लेकिन वाटर के लार्ज अमाउंट की वजह से, ज़्यादा पानी को होने वजह से वो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा और रिएक्शन कंट्रोल वे में होगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बेस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए ज़्यादा जो है आपको कंटेंट एसिड में मिलेगा, एसिड में ज़्यादा चीज़ें पढ़ना, बेस में बस जो देख रहे हैं आपको बस यही है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड को पानी में डाला और गड़गड़ा के हमको OH- साइन दे रहा, क्या दे रहा है, OH- साइन, तो उसको कहेंगे हम लोग बेस। तो बेस वैसा कंपाउंड है विच गिव्स OH- साइन देर एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी में डालने के बाद अगर कोई कंपाउंड OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है उसको कहते हैं बेस। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है।
जैसे यहाँ देखेंगे NaOH को जब पानी में डालेंगे एक्वस में तो Na प्लस OH माइनस आयन देगा। तो OH माइनस आयन का जो गिरने का जो एबिलिटी है, द एबिलिटी टू गिव OH माइनस आयन इज द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। आगे अब ये बेस का प्रॉपर्टी जैसे एसिड का देखा था, तो बेस जो होता है वो बिटर टेस्ट होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है, करेले की तरह। इट इज सोपी टू टच, सोपी यानी साबुन को ऐसे हाथ पे लेते कैसे होता है? स्लिपरी नेचर होता है। तो सेम उसी तरह से बेस भी होता है। इट इज ऑल्सो करोजिव, यानी जैसे एसिड आपका करोजिव था, खतरनाक था, गलाने जलाने की क्षमता रखता था, उसी तरह से आपका बेस भी जो है करोजिव होता है। इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ये कैसे काम करता है? इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जैसे एसिड में कर रहा था। जनरली स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, एसिड क्या कर रहा था? ब्लू को रेड, बुल्ली को लल्ली बना रहा था। तो बेस क्या करेगा? लल्ली को बुल्ली बनाएगा, यानी रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है अलकली, अलाकली। तो अलकली जो होता है एक तरह का बेस ही है। अल्कली क्या? एक तरह का बेस है, लेकिन वैसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होता है। वाटर सॉल्यूबल बेस को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। तो सारे बेस अल्कली नहीं है, लेकिन हाँ अल्कली क्या है? एक बेस है। तो वैसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होगा वो अल्कली कहते हैं। तो हम लोग का जो सिलेबस है 10 में वो हम लोग अल्कली ही पढ़ते हैं, क्योंकि सब वाटर में सॉल्यूबल होगा, OH माइनस साइन दे रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सब अल्कली ही है। तो अल्कली क्या है? वाटर सॉल्यूबल बेस है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब। फिर एक वर्ड आता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। वैसे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट बेस भी हो जाएगा जैसे एसिड में देखा था, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? जैसे वहाँ एसिड में था, क्या होगा? आयंस में कंप्लीटली टूटेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन देगा, यानी OH माइनस आयन गड़गड़ा के देगा एकदम लार्ज अमाउंट में। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे देखा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। जबकि वीक बेस क्या होगा? पार्शियली टूटेगा। पार्शियली मतलब पूरी तरह से अपना OH माइनस नहीं देगा, थोड़ा रखेगा थोड़ा देगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन देगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा OH माइनस आयन में। तो इन्हें ये जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम आयन में टूटा और OH माइनस आयन में, तो ये पार्शियली टूटता है। उसी तरह जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक बेस आपका हो गया, ये बेस आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक जो है आपको एग्जाम में हमेशा पूछते हुआ है और पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है? रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, पहला रिएक्शन देखेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, दूसरा देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, तीसरा देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, दोनों को इसी में देख लेंगे, और चौथा देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड, मेटल के सल्फाइड के साथ एसिड का रिएक्शन। तो ये चार रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं आप तो नहीं है। चलो देखिए, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड यानी दैट इज कॉपर ऑक्साइड। पहली बात याद रखना, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। क्या होता है? एक बेस होता है। मतलब जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। और ये रिएक्शन को लिखने में जो है एकदम बहुत ही आसान है, एकदम ध्यान समझिएगा। मेटल का ऑक्साइड प्लस एसिड, तो यहाँ पे क्या करना, मेटल क्या करेगा, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। तो क्या करना, बाहर वाले को एक तरफ, अंदर वाले को एक तरफ। तो कॉपर को क्या करना है, सल्फेट के साथ मिला दिया तो कॉपर सल्फेट, और हाइड्रोजन को वाटर के साथ तो H2O बन गया। ठीक है, अगला मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, सोडियम को क्लोरीन के साथ तो सोडियम क्लोराइड बन गया, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ तो हाइड्रोजन को वाटर के साथ तो क्या बन गया, H2O बन गया। बाकी बैलेंस देख लेंगे। ठीक है, आगे रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर का होता है, इस बात को याद रखना है, बेस होता है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट प्लस वाटर। तो बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मिलाएंगे तो सल्फेट को मिलाएंगे अमोनियम के साथ तो बनेगा अमोनियम सल्फेट, और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ तो क्या बनेगा, H और OH वाटर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड, तो बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मिलाएंगे तो पोटेशियम का कार्बोनेट बन जाएगा, और हाइड्रोजन और OH मिलके वाटर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये हमेशा पूछता है और एकदम ध्यान से देखना। सोडियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करें, मेटल कार्बोनेट को एसिड से, तो क्या होगा, इसमें देखो दो चीज़ तो सेम रहेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या करेंगे, सोडियम को रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ तो NaCl बन जाएगा, प्लस इसमें वाटर बनेगा। तो ये दो चीज़ फिक्स है, मेटल का सॉल्ट प्लस वाटर। उसके साथ एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं बन रहा था ऊपर वाले रिएक्शन में, दैट इज CO2,
इसमें एक्स्ट्रा क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा। और इसको पहचान कई बार रिएक्शन में बोलेगा ये गैस बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, तो बताइए कौन रिएक्शन। तो इससे आप पहचान जाए कि ये वाला रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ। तो याद रखना CO2 का जब भी बात आएगा तो याद आता है इस तरह से वर्ड आता है, ब्रिस्क इफरवेसेंस। ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ एक गैस निकल रहा है, तो कौन सा गैस निकल रहा है? CO2 याद रखना। उसी तरह मेटल का बाइकार्बोनेट जब H2SO4 यानी एसिड से रिएक्ट करे तो सेम होगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा सोडियम का सल्फेट H2O और CO2, तो ये दोनों फिक्स है। CO2 के बारे में बता चुके हैं। अगला और आखिरी रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन। तो मेटल जैसे ले लिया मैग्नीशियम और सल्फर हो गया सल्फाइड, तो मैग्नीशियम का सल्फाइड हो गया कि मेटल का सल्फाइड, एसिड में ले लिया HCl। ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा आपको पता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन यानी बाहर वाले को बाहर वाले से मिलाएंगे तो मैग्नीशियम का क्लोराइड, और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, तो हाइड्रोजन सल्फर मिलकर बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगा। और इसका पहचान है रोटेन एग स्मेल। बोलेगा कि एसिड एक कंपाउंड से रिएक्ट करता है, ठीक है ना, और एक गैस बन रहा है रोटेन एग स्मेल, राइट द रिएक्शन ऑल्सो नेम द गैस। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन है? तो ये याद रखना ये वाला रिएक्शन कि मेटल सल्फाइड से जब एसिड रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट बनता है प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होता है जो कि स्मेल होता है रोटेन एग की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखेंगे बेस का रिएक्शन। व्हाट बेस का रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो चलिए देखते हैं। तो पहला रिएक्शन है विथ एयर, हवा के साथ। तो जो बेस है आपका, जो बेस एयर से रिएक्ट करता है, तो एयर में जनरली CO2 से ये रिएक्ट करता है। तो जैसे यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से रिएक्ट करेगा तो बनता है कैल्शियम का कार्बोनेट और वाटर बनाता है। ठीक है, और ये कैल्शियम का कार्बोनेट जो होता है एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, PPT होता है। यही जो आपका रिएक्शन है आपका वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है, वाइट वॉशिंग में। और इस रिएक्शन को और आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो यही जो आपका प्रोडक्ट बना है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, इसमें जब और CO2 पास करेंगे यानी एक्सेस अमाउंट में, तो ये जो होता है व्हाइट कलर का PPT जो होता है वो डिसअपियर होता है। क्वेश्चन पूछता है कि अगर इसी रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेस CO2 पास करेंगे तो व्हाइट कलर डिसअपियर हो रहा है, ऐसा क्यों? तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? सॉल्यूबल प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर के साथ और CO2 पास करेंगे तो एक क्या होगा, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनेगा जो कि एक सॉल्यूबल प्रोडक्ट होता है, जो क्या होता है वाइट कलर फिर डिसअपियर हो जाता है, PPT खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे रिएक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट, बेस का अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन। तो बेस में लिया गया फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सॉल्ट में लिया गया अमोनिया का क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड लिया गया। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो पहले कैल्शियम मेटल का सॉल्ट बनेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, वाटर बनेगा प्लस NH3 अमोनिया गैस बनेगा। याद रखने में कौन सा गैस बनेगा? अमोनिया गैस। अगला है रिएक्शन विथ मेटल, बेस जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होगा, तो यहाँ लिया गया NaOH प्लस जिंक। तो बेस सभी मेटल से नहीं, कुछ चुनिंदा मेटल से रिएक्ट करता है जिसमें जिंक आता है। तो NaOH और प्लस जिंक बेस, और जब मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिएक्शन ही दे देगा, बोलेगा बैलेंस करिए। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। फिर से कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो बेस जब मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये है आपका सोडियम जिंकेट। ये जो जिंकेट है ना ZnO2, इसको बोलते हैं जिंकेट आयन, इसका वैलेंसी होता है 2। ठीक है, इसको याद रखना है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको जो है इंडिकेटर बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। इंडिकेटर क्या होता है? वैसा सब्सटेंस विच चेंजेस इट्स कलर टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ ऐसा सब्सटेंस, कुछ ऐसा केमिकल्स जो एसिड और बेस के बारे में बताएगा अपना कलर चेंज करके, कौन एसिड और कौन बेस है। ठीक है, इसमें कुछ फेमस आते हैं जो 3 आपको याद रखना है, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। लिटमस जो होता है अगर उसका कलर में बात करें कैसे कैसे कलर चेंज करेगा एसिड और बेस में, तो उसका न्यूट्रल कलर पर्पल होता है। जब एसिड और बेस किसी में नहीं डालेंगे तो उसका कलर पर्पल होगा। ठीक है, एसिड में ये रेड शो करता है और बेस में ब्लू हो जाता है, बी से बेस, बी से ब्लू। उस तरह मिथाइल ऑरेंज का देंगे तो उसका न्यूट्रल कलर ऑरेंज होता है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब इट इज नॉट रिएक्ट विथ एनी एसिड और बेस। एसिड में जब डालते हैं तो ऑरेंज से रेड हो जाता है और बेस में ऑरेंज से येलो हो जाता है। ठीक है, उसी तरह फिनोप्थिलीन का देखेंगे तो फिनोप्थिलीन में अगर देखेंगे तो न्यूट्रल कलर इसका कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। लेकिन एसिड में क्या है भाई, वही सेम कलरलेस ही रहता है, कोई कलर चेंज नहीं। लेकिन बेस में ये पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? पिंक। तो ये था आपका इंडिकेटर के बारे में। एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? ये कलर नहीं चेंज करती, स्मेल, सुगंध, महक चेंज कर देता है। स्मेल चेंज करके ये बताएगा कौन एसिड और कौन बेस है।
ठीक है, जैसे वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, अनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ये सब। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो नाम से पता चला यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ये बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ये क्या करता है, ये सिर्फ एसिड और बेस के बारे में नहीं बताता, एसिड और बेस का स्ट्रेंथ भी बताता है, कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक एसिड है, ठीक है। तो ये आपका जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग पीएच वैल्यू में अलग अलग डिफरेंट कलर शो करता है। अब जब हम लोग पीएच का बात किए तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे पीएच के बारे में, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ पीएच स्केल के बारे में। तो देखिए अभी इस पर पीएचडी नहीं करना है, पीएच में जो है एच जो आया है पावर, जर्मन वर्ड पोटेंस आया है, जिसका मतलब होता है पावर हाइड्रोजन का। तो हम लोग पीएच स्केल देखेंगे। व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल एक स्केल है जिसकी मदद से हम लोग एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। इससे पहले पढ़ा गया स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है। तो एक स्केल बनाया गया जो कि सोरेनसन यानी हेमंत सोरेन भाई के भाई सोरेन भाई ने जो है 1909 में दिया था। तो ये क्या कहता है, इट इज़ द स्केल इन विच स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को जो है मेजर करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। और इसका रेंज जो होता है 0 से 14 होता है। क्या होता है? 0 से 14 होता है। यहाँ एक स्केल देख सकते ही है आपका पीएच स्केल। 7 होता है न्यूट्रल के लिए और 7 से कम होता है एसिड के लिए और 7 से ज़्यादा होता है बेस के लिए। इसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए भी बटा हुआ होता है। 0 से 7 एसिड के लिए होता है, लेकिन पीएच जो होता है वो एसिड के स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब जैसे जैसे पीएच का वैल्यू बढ़ेगा वैसे एसिडिक नेचर घटेगा। तो जितना कम पीएच का वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो 0 से जो 3.5 होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए होता है, 3.5 से 7 के बीच में वीक एसिड के लिए होता है। उसी तरह बेसिक के लिए बात करेंगे तो पीएच का वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक घटेगा और बेसिक बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो 7 से 14 होता है बेस के लिए और 7 से 10.5 होता है वीक बेस और 10.5 से 14 होता है स्ट्रॉन्ग बेस। इस बात को याद रखना। तो यहाँ वही ऑब्जेक्टिव के लिए आपको लिख दिया गया है कि पीएच जो होता है H प्लस के कंसंट्रेशन के इन्वर्सली होता है। क्या होता है? इन्वर्सली होता है। यानी H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच का वैल्यू घटेगा, यानी एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो पीएच का वैल्यू घटेगा। जितना कम पीएच उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज़्यादा पीएच उतना वीक एसिड। H प्लस का कंसंट्रेशन घटेगा तो पीएच का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। OH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि बेसिक नेचर के डायरेक्टली होते हैं। जितना ज़्यादा पीएच का वैल्यू उतना ज़्यादा बेसिक नेचर। तो वही लिखा OH कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच का वैल्यू बढ़ेगा, बेसिक नेचर OH कंसंट्रेशन घटेगा तो पीएच का वैल्यू घटेगा, ठीक है। कुछ डेली लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि दांतों का सड़ना, टूथ डीके। जैसे हमारे को दांतों का जो है सबसे बाहरी हिस्सा दैट इज एनामिल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, एक बेस होता है, ठीक है। तो वो जो होता है आपका जो होता है धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है। टूथ दांतों में डीके आता है। क्यों आता है? क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह हमारे दांतों में होता है और वो जो हमारे दांतों में होता है और जब हम लोग खाना खाते हैं तो शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है एसिड में, ठीक है। तो वो जो एसिड बनता है धीरे धीरे दांतों का पीएच डिक्रीज करता है और जैसे ही दांत का पीएच 5.5 से कम जाता है तो दांत का सड़ना शुरू हो जाता है। यानी कैल्शियम फॉस्फेट जो इनामिल वाला पार्ट है वो धीरे धीरे कोरोड होने लगता है। डाइजेशन हम लोग जानते हैं हमारे पेट में एसिड होता है, नॉर्मली 1.5 से 3 के बीच में होता है, लेकिन कई बार इनडाइजेशन की वजह से ज़्यादा अगड़म बगड़म खाने की वजह से क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है, नहीं एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। इसके कारण पीएच का वैल्यू घट जाता है और जैसे ही घटता तो इसके लिए हम लोग एंटासिड वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया है ना, इनो वगैरह यूज़ करते हैं। एसिड रेन, जैसे हम लोग जानते हैं कि बारिश में क्या होता है कि बारिश की जब बूंदे धीमी धीमी बारिश की बूंदें गिर रही है, ठीक है, ध्यान दीजिए, बारिश की बूंदें जब गिरती है तो उसमें क्या होता है, हवा में एटमॉस्फेयर में CO2 गैसेज होते हैं, वो कंबाइन करते हैं बारिश से और कार्बनिक एसिड बनाते हैं। और ये जो एसिड जब अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता है बारिश में तो उसका पीएच क्या होता है, घटता है। और जैसे ही पीएच 5.6 से कम होता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। और ये एक्वेटिक लाइफ वगैरह के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, जैसे कुछ एनिमल देखो, चींटी जब काटता है तो चिट्टियाँ कलाइयाँ, ऐसा नहीं है। तो चींटी जब काटता है आपको तो कैसा लगता है, नहीं लहरता है एकदम, बर्निंग सेंसेशन आता है, नहीं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो चींटी है उसके पास होता है एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड, मिथानोइक एसिड। तो ये क्या करता है, पीएच को चेंज कर देता है आपके बॉडी का, यानी उस जगह का, ठीक है, जिसके कारण बर्निंग सेंसेशन होता है।
सॉइल फर्टिलिटी, जैसे किसानों वगैरह को जनरली जो है काफ़ी प्रॉब्लम आता है, जनरली सॉइल का जो पीएच है ना वो घट जाता है, एसिडिक नेचर हो जाता है। तो किसान वगैरह जो है, फार्मर वगैरह बोला भी जाता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है कि जो है कुछ बेसिस जैसे कॉमन बेसिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, क्विक लाइम का छिड़काव करता है, ऐसा क्यों? ताकि सॉइल का पीएच इंक्रीज हो सके और जो एसिडिक है नेचर है उसको न्यूट्रल करके बेस की तरफ शिफ्ट किया जा सके, यानी जो पीएच है उसको इंक्रीज किया जा सके। इसलिए जो है फार्मर जो है सॉइल वगैरह में जो है छिड़काव करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, क्योंकि सॉइल का जो जनरली पीएच है वो घट के एसिडिक हो जाता है, ताकि इससे क्या होता है कि प्लांट वगैरह के ग्रोथ में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो ये था आपका पीएच के बारे में। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए कुछ सवाल देखते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बोल रहा है कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ इनामिल इट्स नेचर इज, अभी बताया था कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो इसका नेचर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं दांत जो है टूथ डीके क्यों होता है? क्योंकि एसिडिक नेचर हो जाता है। तो बताइए जब टूथ डीके मतलब कि एसिड उसमें अटैक करेगा दांत में, तो एसिड किस में अटैक करेगा? एसिड में तो करेगा नहीं, तो बचा क्या? बेस। इसका मतलब कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है आपका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, याद रखना इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव CO2 ऑन ट्रीटमेंट, इसमें से कौन CO2 जो है नहीं देगा जब उसको ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, विथ एसिड, यानी एसिड से रिएक्ट करके इसमें से कौन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो याद करिए एसिड का रिएक्शन किसके साथ हुआ था जब CO2 मिल रहा था रिएक्शन में? तो मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से। तो चलिए देखिए मार्बल क्या है, मार्बल का फॉर्मूला आपको पता होगा CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन का भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। बेकिंग सोडा का हम लोग जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaSCO3। लेकिन लाइम का क्या होता है? लाइम यानी क्विक लाइम, इसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो मेटल का बाइकार्बोनेट या मेटल का कार्बोनेट ये CO2 देता है, जबकि मेटल का ऑक्साइड नहीं देता। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बोले इसमें से कौन नहीं देगा? तो आंसर होगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड जब वाटर में ऐड करेंगे इसमें से कौन घटना होगा बोल रहा। तो देखिए आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन और फॉर्मेशन। तो आयनाइजेशन मतलब तो आयन का बनना, तो एसिड को जब वाटर में डालते तो आयन तो बनता ही है, सही जवाब है। न्यूट्रलाइजेशन, क्या न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड को वाटर में डालने से? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। डाइल्यूशन, हाँ एसिड को में जब पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? डाइल्यूशन होगा, ठीक है। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन तो कुछ बनना, क्या फॉर्मेशन मतलब क्या? ऐसा कुछ तो फॉर्मेशन वगैरह तो कुछ ऐसा होता नहीं प्रोसेस, तो फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब आयनाइजेशन होगा और डाइल्यूशन होगा, यानी पहला और तीसरा, पहला तीसरा। तो बी नंबर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये आपका मैच द कॉलम है, तो इसका कुछ सोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन एसिड में क्या पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड हम लोग जानते हैं कर्ड में बनता है, यानी ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एसिटिक एसिड, बी, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड आपका विनेगर में होता है, तो यानी बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। सिट्रिक एसिड, सी, सिट्रिक एसिड किस में होता है? खट्टा, खट्टा, नींबू खट्टा, सिट्रिक एसिड होता है लेमन में, यानी सी का 2 हो जाएगा। और आखिरी बचा ऑक्जेलिक एसिड, टमेटो, तो हो जाएगा डी का 1। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2024 में पूछा है, पिछले ही साल जो है सीबीएसई में। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको पीएच का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक, फायदे अनेक। चलिए बोल रहा है 5 सॉल्यूशन है ABCD, ठीक है, इसको टेस्टेड किया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर से, ठीक है। सबका पीएच दिया हुआ, ए का दिया हुआ 4, बी का दिया 1, सी का दिया हुआ 11, डी का दिया हुआ 7, ई का दिया हुआ 9, ठीक है, रिस्पेक्टिवली उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ। बोल रहा है इसमें से विच सॉल्यूशन इज, इसमें से कौन सॉल्यूशन? पहला न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कौन सा सॉल्यूशन है? तो चलिए देखते हैं। ए का पीएच है 4, बी का है 1, सी का है 11, डी का है 7 और ई का है 9 और ए का है 4। तो न्यूट्रल कौन है? तो न्यूट्रल देखेंगे 7, न्यूट्रल किसके लिए होता है? 7 के पीएच के लिए। तो 7 पीएच किसका है? डी का है, यानी डी हो जाएगा आपका न्यूट्रल। तो डी आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्यूशन डी, ठीक है। डी सॉल्यूशन आपका क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पीएच का वैल्यू जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, बता चुके आपको। तो सबसे कम पीएच किसका है? 1 है, सबसे कम 1 है। 1 किसका है? बी का है, यानी जो आपका बी होगा, बी सॉल्यूशन आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नेक्स्ट, वीक एसिड, तो वीक एसिड कैसे पता चलता है? जितना ज़्यादा पीएच का वैल्यू हो, है ना, जितना 7 के करीब हो। तो यहाँ देखेंगे 7 इधर आएगा, 7 से छोटा ही लेना, तो 1 और 4 है, तो 1 तो हो गया स्ट्रॉन्ग के लिए, 4 बचा वीक के लिए, 3.5 से ऊपर है, तो यानी 4 किसका है? ए का है, यानी ए सॉल्यूशन आपका हो जाएगा वीक एसिड। नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग बेस, तो जितना ज़्यादा पीएच उतना स्ट्रॉन्ग
बेस। तो pH सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ देखेंगे, एक है 9 और एक है 11। तो 9 और 11 में ज़्यादा कौन है, 11 है। 11 किसका है, C का है। तो आंसर होगा सी सॉल्यूशन। सी सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक कौन होगा, तो pH का वैल्यू जो है 10.5 और 7 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो यानी 9 वाला हो गया है ना, E। तो बचा E सॉल्यूशन क्या आपका, वीक बेस है। फिर बोल रहा है अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन। H+ का जो कंसेंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में pH को सजाना, मतलब एसिडिक नेचर के बढ़ते क्रम में। तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो pH का वैल्यू घटेगा, है ना। यानी H+ का ऑर्डर बढ़ना चाहिए तो pH का वैल्यू क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो pH के घटते हुए ऑर्डर में सजा देना, अरेंज द pH। तो घटते हुए ऑर्डर में क्या होगा, सबसे घटते हुए ऑर्डर में pH के सजाना है। तो सबसे बड़ा pH कहाँ है, सबसे बड़ा pH इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन, याद रखना है H+ आयन के कंसेंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो pH का ऑर्डर क्या हो जाएगा, घटेगा pH का वैल्यू। तो सबसे बड़ा आपका 11 हो जाएगा, 11 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 4, 4 के बाद 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन pH का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई शक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको सॉल्ट पढ़ाऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज सॉल्ट, द सॉल्ट क्या होता है, द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। यानी जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो उसके रिएक्शन से एक नया कंपाउंड बनता है, उसी कंपाउंड को कहते हैं हम लोग सॉल्ट। क्या कहते हैं, साल्ट, इंग्लैंड वाला साल्ट नहीं। द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, NaOH और HCl, ये तो आपका हो गया बेस और ये हो गया एसिड, दोनों मिलकर बनता है NaCl और वाटर। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है। सवाल आता है कि जो एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहलाता है, क्यों कहलाता है, क्यों कहलाता है, क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें एसिड का H+ आयन और बेस का OH- आयन दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है, कैंसिल कर देता है और वाटर बनता है इसमें, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन H+ आयन ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइजेस द OH- आयन ऑफ बेस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। सॉल्ट का अगर हम टाइप देखेंगे किस तरह का एसिड और बेस मिलके बना है, तो 3 केसेस हो सकता है। या तो एसिड और बेस जो मिले उसमें एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक हो, या हो सकता है कि बेस आपका जो है स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक हो, या दोनों स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हमारा। तो 3 तरह का जो सॉल्ट बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि एसिड और बेस कैसा है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन डोमिनेटिंग नेचर है। तो पहला हो गया एसिडिक सॉल्ट, नाम से पता है सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक नेचर। एसिडिक मतलब इसका pH 7 से कम होगा, तो ये बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है लेकिन इसमें देखेंगे बेस कौन है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन में देखिए सॉल्ट दे देगा आपको, बोलेगा इसमें पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस बताइए। तो याद रखना कभी भी सॉल्ट में जो पहला पार्ट होता है, पहला यानी पॉजिटिव वाला केटायन पार्ट, वो किससे आता है, वो आता है बेस से, और जो दूसरा पार्ट होता है निगेटिव वाला पार्ट, एनायन पार्ट, वो आता है एसिड से। याद रखना है। तो कुछ नहीं करना है, जो आपको केटायन पार्ट है ना उसमें OH लगा देना है। तो देखिए NH4 में लगा दिया OH, तो ये आ गया बेस की, इस बेस से ये बना है सॉल्ट। उसी तरह एनायन वाला पार्ट है Cl, तो उसमें H लगा देना है, तो लग गया HCl, तो ये हो गया आपका एसिड। इस एसिड से जो है ये सॉल्ट बना है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक सॉल्ट में एसिड और बेस को छान के अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बने, इसलिए उसको एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। यहाँ देखेंगे बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट है तो pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा। ये बनेगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर, यहाँ पे बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट में देखेंगे तो NaOH हो गया आपका बेस, और CO3 कहाँ से आता है, H2CO3 से, कार्बनिक एसिड से, तो H2CO3 होगा वीक एसिड। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक। तो जैसे हम लोग अभी देखा NaCl का बनना, तो NaCl में क्या था, NaOH, ये भी स्ट्रॉन्ग है, Cl ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना, ये है न्यूट्रल, इसका pH 7 होगा। चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग आखिरी पढ़ेंगे अलग अलग तरह के जो सॉल्ट हम लोग को एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका सॉल्ट वाला जो फंडा है, यानी कैसे बनता है, किस एसिड और बेस से, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ नाम अमोनियम क्लोराइड, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे बेस दिया हुआ और यहाँ पे एसिड, किसी में बेस दिया हुआ, किसी में एसिड पूछ रहा है, किसी में एसिड दिया हुआ, किसी में बेस पूछ रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड में बेस क्या है, तो अभी बताया था अमोनियम पहला पार्ट बेस को रिप्रेजेंट करता है केटायन वाला, और दूसरा एनायन वाला एसिड को। तो अमोनियम में क्या लगाएंगे, OH लगा देंगे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस आ जाएगा। अभी बताया था एसिड के लिए Cl है, तो Cl में क्या लगाएंगे, H लगा देंगे, तो HCl यानी एसिड आ गया, खाली जगह भरा गया। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे नाम लिखना, तो कॉपर इस बार कुछ में जो आपको सॉल्ट का नाम भी लिखने के लिए पूछ रहा है। तो कॉपर सल्फेट हम लोग जानते हैं CuSO4 होता है।
कॉपर सल्फेट में बेस क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं पहला पार्ट बेस होता है कॉपर का हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, तो OH के साथ क्या आएगा 2 आ जाएगा। बाकी इसमें एसिड H2SO4 है, आपको ये दिया हुआ है। फिर बोला सोडियम क्लोराइड, इसमें दो पहला बेस पूछ रहा है और फिर एसिड, बेस तो दिया हुआ है NaOH, एसिड क्या आपको पता है HCl है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम नाइट्रेट, फॉर्मूला दिया हुआ, इसमें पूछ रहा है कौन बेस है और कौन एसिड, एसिड तो दिया हुआ है NO3 है तो H आ जाएगा HNO3, बेस कौन होगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, वैलेंसी 2 होता है मैग्नीशियम का। पोटेशियम सल्फेट दिया हुआ, एसिड और बेस दोनों लिखना है, तो पहला K, तो K के साथ क्या लगाएंगे OH, KOH हो गया। SO4 तो कौन सा एसिड होगा H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम नाइट्रेट, तो बेस तो दिया हुआ है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, NO3 में मतलब कौन सा हाइड्रेट HNO3 हो जाएगा। आई होप आपको ये जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में देखते हैं। पहला आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, यानी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो इसका जनरली एग्जाम में प्रिपरेशन से सवाल आता है, ठीक है। तो देखिए प्रिपरेशन इसका आता है क्लोरोअल्कली प्रोसेस, क्या बोलते हैं NaOH का प्रिपरेशन क्लोरोअल्कली प्रोसेस। इसमें होता क्या है, सोडियम क्लोराइड का वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन लिया था, इसको ब्राइन कहते हैं। ब्राइन क्या है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, नमक प्लस पानी। इसको जब हम लोग जो है एक कंटेनर में डालते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो बनता क्या है NaOH बनता है और दो गैस निकलते हैं क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। अब इसे क्लोरोअल्कली क्यों कहते हैं, तो देख सकते हैं अल्कली भी बन रहा है NaOH और क्लोर यानी क्लोरीन बन रहा है। अब इसमें एक सवाल क्या इससे और एक पूछता है कि दो गैसेस जो बने वो कहाँ कहाँ बनेगा, एनोड और कैथोड पे। दो इलेक्ट्रोड होगा उसमें, सेल बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोड से, तो एनोड होगा और एक कैथोड। एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो देखिए इसका शॉर्टकट आपको बताते हैं। क्लोरीन क्या होता है, निगेटिव आयन बनाता है, आपको पता होगा एनायन बनाता है। तो निगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो क्लोरीन बनेगा पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ। याद रखना क्लोरीन किधर बनेगा, एनोड के, यानी एनोड पे कौन सा गैस बनेगा, क्लोरोअल्कली में क्लोरीन बनेगा। दूसरा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है केटायन होता है, पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव किधर जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। निगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड, यानी कैथोड पे कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। ये दोनों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी किसी तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये प्रोसेस याद रखना क्लोरोअल्कली। अब कुछ इसका यूज़ देखते हैं, जैसे इसका यूज़ हम लोग NaOH का सोप और डिटर्जेंट में करते हैं। दूसरा पेपर वगैरह बनाने में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तीसरा प्यूरिफाइंग बॉक्साइट और, बॉक्साइट और को प्यूरिफाई करने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा का जो है प्रिपरेशन, तो वॉशिंग सोडा आपका जो होता है इसका फॉर्मूला याद रखना Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका नॉट ढेका। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इससे हम लोग सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, कोल्ड और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है NaCl का, उसका अमोनिया CO2 और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम का बाइकार्बोनेट और अमोनियम का क्लोराइड। ये दो सॉल्ट मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अब फर्दर क्या करती है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना वो इनसॉल्युबल होता है, तो इसको जब हीट किया जाता है तो जानते हैं मेटल का बाइकार्बोनेट जब हीट होगा तो मेटल का कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर बनेगा। तो जब सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर, ये जो Na2CO3 बना है इसे कहते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं Na2CO3 को, सोडा ऐश। याद रखना क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं। अब इसी सोडा ऐश में क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, तो 10H2 ऐड करेंगे तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, यानी वॉशिंग सोडा मिल जाता है। इस तरह से आपका ये सॉल्वे प्रोसेस होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रिपरेशन है, याद रखना है, ठीक है। तो आगे जो है कुछ यूज़ देखेंगे वॉशिंग सोडा का, और ये ऐसा नहीं कि आप यूज़ बहुत सारा होता है, लेकिन मेन जो आपको एग्जाम में पूछा गया और पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका यूज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया 2024 में। पहला है टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए, जो हार्ड वाटर जो होता है ना उसमें हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू मैन्युफैक्चर ग्लास सोप एंड डिटर्जेंट, 2024 में ऑब्जेक्टिव में पूछा था इसमें से कौन सा सॉल्ट है जो आपका जो है ग्लास वगैरह का जो है ग्लास और सोप के जो है प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। तो याद रखना है वॉशिंग सोडा भी आपका ऑप्शन था, ठीक है। तो ये आपको पूछा गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, इसका जो प्रिपरेशन आपका सॉल्वे प्रोसेस में देख लिया था पीछे, है ना। इसका यूज़ याद रखना, ये पूछ सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ करता है। बोले सर फायर एक्सटिंग्विशर में काहे यूज़ करते, क्या कारण है इसके पीछे, तो ये अभी ये बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करेंगे तो जब हीट मिलेगा उसको तो ये टूटेगा सोडियम कार्बोनेट CO2 और वाटर में, और CO2 ये हम लोग जानते हैं कि फायर को एक्सटिंग्विश करने में यूज़ होता है, तो इससे CO2 मिल रहा है, इसीलिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। बेकिंग सोडा प्योरली बेस है, लेकिन बेकिंग पाउडर में ये बेकिंग सोडा भी होता है प्लस टार्टरिक एसिड भी होता है स्मॉल अमाउंट में, C4H4O6 टार्टरिक एसिड, ठीक है ना, याद रखना। एज ए मेडिसिन यानी एंटासिड, एसिडिटी जो हो जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं एंटासिड के तौर पे। अगला आपका सॉल्ट है, ये हो गया यहाँ तक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, याद रखना है। इसका प्रिपरेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। जब स्लेग लाइम को क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं, किसको, स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। अब इसका दो यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसको ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं और डिसइंफेक्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि दोनों के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। अब ये ब्लीचिंग एजेंट डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, तो ब्लीचिंग एजेंट जो होता है वो कलर को रिमूव करते हैं। जैसे इंडस्ट्री वगैरह हम देखते हैं ना, कपड़े वगैरह को कलर को रिमूव करने के लिए, डीकलराइज करने के लिए यूज़ करते हैं ब्लीचिंग एजेंट, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। दूसरा डिसइंफेक्टेंट यानी बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह को मारना है, जैसे लाइजोल वगैरह आता है उस टाइप का है, तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी हम लोग यूज़ करते हैं किसका, ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। अब आगे इसका हम लोग कुछ यूज़ वगैरह देखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा जो यूज़ देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, तो इसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, बता चुके हैं। दूसरा ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, और तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, और चौथा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 के प्रिपरेशन के लिए। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर के लिए, ये एक येलो कलर का पाउडर होता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसके अंदर स्मेल ऑफ होता है क्लोरीन का। किसका स्मेल होता है, क्लोरीन का स्मेल होता है किसके अंदर, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। मतलब ब्लीचिंग पाउडर जो एक तरह कंटेनर होता है टू स्टोर द क्लोरीन। नॉर्मली हम क्लोरीन को स्टोर नहीं रख सकते करके, ठीक है, क्लोरीन को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, तो इसको स्टोर करने के लिए कंटेनर बनाया गया, वही है ब्लीचिंग पाउडर। इसके अंदर क्लोरीन का स्मेल होता है। अगला हम लोग देखेंगे आखिरी सॉल्ट है जिप्सम। क्या है, जिप्सम। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब इससे जो हो, और इसको याद रखना, इसके बारे में हार्ड मास होता है, ये हार्ड होता है सॉलिड, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है, एक हार्ड मास सब्सटेंस बना, नाम बताइए, तो याद रखना ये जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको जब हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे, तो इसको जो है वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस कर देता है, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस कर देता है, ठीक है, और बच जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट, यानी हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बचता है कैल्शियम सल्फेट के साथ। इसी को हम लोग POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते तो CaSO4 हाफ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बचता, प्लस 3/2 यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बचता। अब इसी का उल्टा रिएक्शन होता है कि जब एक सॉफ्ट, और जिप्सम के बारे में याद रखना, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, इस सॉफ्ट और मोल्डेड सब्सटेंस, यानी एक सॉफ्ट होता है और आसानी से इसको किसी भी शेप साइज में जो है चेंज कर सकते हैं, जिन्हें स्कल्पचर वगैरह, स्टैचू वगैरह जो है इससे बनाया जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट और आसानी से मोल्ड हो जाता है किसी भी शेप में, जबकि जिप्सम हार्ड होता है। इसका उल्टा भी रिएक्शन पूछता है कि एक सॉफ्ट सब्सटेंस था, मोल्डेड कर सकता है आसानी से, ध्यान सुनिएगा, एक सॉफ्ट सब्सटेंस जिसको आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते तो हार्ड मास में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट सब्सटेंस, ये हो गया आपका POP, है ना, जिसको आसानी से मोल्ड कर सकते, और एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होगा उसमें एटमॉस्फेयर से, मॉइस्चर, और ये चेंज हो जाएगा हार्ड मास यानी जिप्सम में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है आपका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है, ठीक है, इसी साल का क्वेश्चन। NaCl H2O CO2 NH3 से पूरा रिएक्शन हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ X और Y दो प्रोडक्ट बना। फिर आगे क्या बोला, X को जब हीट किया गया, डेल्टा किसका साइन है, ये डेल्टा साइन होता है हीट का, हीट करने पे Z बनता है, H2O बनता है, CO2 बनता है, और फिर जब Z में 10H2 ऐड करते हैं तो Q कोई कंपाउंड बनता है। तो बताना है कि ये सारा चीज़ क्या होगा, अननोन। आपको ये पता है ये कौन सा रिएक्शन है, अभी बताया आपको, ये सॉल्वे प्रोसेस है। NaCl H2O CO2 NH3 क्या है, सॉल्वे प्रोसेस। तो इसमें दो चीज़ बनता है, क्या बनता है, याद होगा, X के यहाँ पे क्या था, X के यहाँ पे आपका बनता था सोडियम, बोले X के यहाँ पे तो दोनों हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम का बाइकार्बोनेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम का बाइकार्बोनेट ही होगा। क्यों, क्योंकि इसी को हीट करके जो है CO2 H2O और सोडियम का कार्बोनेट मिलता था, याद होगा आपको, यानी X आपका हो जाएगा सोडियम का बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसी को हीट करते थे हम लोग तो क्या मिलता था, सोडियम का कार्बोनेट, याद होगा, CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ देख रहे हैं ZH2O और CO2, ZH2O और CO2, तो Z यहाँ पे क्या हो गया, Z आपका हो गया है सोडियम का कार्बोनेट, और इसी में जब 10H2 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे सोडियम का कार्बोनेट में, 10H2O, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो क्या मिल रहा है, Q मिल रहा है। तो Q आपका क्या होगा, Q हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी आपका
वॉशिंग सोडा हो गया, और एक वाई तो जान ही रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा NH4Cl। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आखिरी टॉपिक है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देयर टू मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, यानी जो सॉल्ट होता है तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, जो सॉल्ट क्रिस्टल का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग देखेंगे ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2, ये जो 5H2 इसके क्रिस्टल का एक पार्ट है, हिस्सा है, कंपोनेंट है, जैसे हमारे बॉडी का एक कंपोनेंट है हाथ, ठीक है। तो उसी तरह ये ब्लू विट्रियोल में ये 5H2 जो होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जो भी सॉल्ट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है अलग से डॉट करके, वही उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहला देता है, ठीक है। और जिस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, ध्यान से सुनेगा, जिस सॉल्ट में सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे ब्लू विट्रियोल हो गया आपका, ग्रीन विट्रियोल हो गया FeSO4.7H2, व्हाइट विट्रियोल हो गया ZnSO4.7। तो ये सब क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ और सॉल्ट अभी हम लोग उससे पहले भी देखा, जैसे सोडियम कार्बन डेकाहाइड्रेट, उसमें भी 10H2O था, ठीक है। जिप्सम देखा, POP देखा, तो सब में क्या था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वो हाइड्रेटेड सॉल्ट था। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट में क्या होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा। अब अगर हम हीट कर दें, है ना, हाइड्रेटेड सॉल्ट को, यानी जिसमें वाटर है उसको हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट करने से क्या होगा? गर्मी मिलेगा, पानी निकलेगा। अपने को क्या करना? पानी निकालना। क्या करना? पानी। तो पानी निकलेगा, यानी कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग। जिस सॉल्ट से वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो गया उसको कहते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या कहते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स छाट के अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है।